दशकों से ये विषय काफ़ी चर्चा में है कि फसलों पर क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स के छिड़काव से किसानों को कैंसर हो रहा है। किसानों को ही नहीं बल्कि आम नागरिकों को भी इस भयानक बीमारी से जूझना पड़ रहा है। लेकिन जब हम शोध करते हैं, तो डेटा कुछ और ही बताता है। इस धारणा में कितना सच है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रंजेश कुमार सिंह जी, जो जनरल मैनेजर रेगुलेटरी अफेयर्स एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट भारत सर्टिस एग्री साइंस लिमिटेड से हैं, और कल्याण गोस्वामी जी, डायरेक्टर जनरल एग्रोकेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कृषि जागरण के इस लाइव सेशन में, जो एग्रोकेम फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसीएफआई के सहयोग से आज हो पा रहा है। मैं कल्याण गोस्वामी जी से आग्रह करूंगी कि एग्रोकेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के कुछ इनिशिएटिव से हमें परिचित करवाएं। गोस्वामी जी। या बहुत बहुत धन्यवाद। एग्रोकेम फेडरेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है कृषि रसायन संस्थान, हम लोग फार्मर्स अवेयरनेस के लिए बहुत सारे काम किया, पूरे देश में किया। जागो किसान जागो के तहत कृषि अवेयरनेस जो है कि कैसे कीटनाशक का छिड़काव करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कितना करना है, कहाँ नहीं करना है, इसके लिए हमने पूरे देश में कैंपेन किया। अभी भी कैंपेन चल रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी हम लोग महीने में एक बार डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो एक्सपर्ट होते हैं, रंजेश जी है हमारे साथ, तो ऐसे एक्सपर्ट को हम बुला लेते हैं और उनके मुख से हम सुनते हैं। तो आज का जो इश्यू है, देखिए, जो पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड का जरूरत है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ परसेप्शन है। उसके पीछे कितना साइंस है वो तो रंजेश जी बताएंगे। जैसे एक परसेप्शन है कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है तो कैंसर जो है देश में बढ़ गया है, जो देखिए जो सच है नहीं। अगर आप देखेंगे, पंजाब और महाराष्ट्र, ये दो प्रदेश में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होती है, लेकिन जो कैंसर का जो लिस्ट अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो महाराष्ट्र और पंजाब दोनों ही, इसका पोजीशन है 20 के बाद, 20 के बाद। मणिपुर या नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है उसको पहले नाम आता है। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं तो रंजेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा इसके ऊपर हमको जो है थोड़ा जो साइंटिफिक जो नॉलेज है वो दे, और इससे हमारा भी फायदा होगा, जो आम आदमी है उसको भी फायदा होगा, और जो गलत परसेप्शन है ये कुछ हद तक तो दूर होगा। तो रंजेश जी, आप बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद कल्याण जी। तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक उठाया आप लोगों ने, और ये टॉपिक मेरे ख्याल से सारे किसान भाइयों, सारा साइंटिफिक फ्रेटर्निटी के दिमाग में जाना चाहिए कि मूल कारण क्या है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की कोई भी अप्रत्याशित बीमारी लाइक कैंसर और अदर्स, हर चीज़ को पेस्टिसाइड से जोड़ा जाता है। तो एक चीज़ बड़ा ही क्लियर यहाँ आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ मैं। सबसे पहली बात कि आपको पता है कि किसी भी कीटनाशी के विपणन या वितरण के लिए हमें एक पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना पड़ता है, जिसके लिए भारतीय सरकार द्वारा अनुमोदित संस्था है, दैट इज सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड, केंद्रीय कीटनाशी समिति प्रबंधक और पंजीकरण समिति, जिसमें हमें उस प्रोडक्ट के या उस कीटनाशी से संबंधित सारी वैज्ञानिक जानकारियां देनी पड़ती है। उसके पश्चात एक वयस्क और यू कैन से दैट द बड़े समूह के वैज्ञानिक समूह द्वारा उसका निरीक्षण किया जाता है, और उसके तत्पश्चात हमें किसी भी कीटनाशी का रजिस्ट्रेशन प्राप्त होता है भारत में बिक्री करने के लिए। और एक चीज और यहाँ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अभी तक जितने भी विश्व में देश हैं जो कीटनाशी का पंजीकरण करते हैं, हमारे देश यानी भारत में अभी भी पंजीकरण की जो गाइडलाइन है वह सबसे मजबूत और सबसे सशक्त है। आज के दिन में हमारे पास कोई भी ऐसा डाटा नहीं है जो हम भारत सरकार को
नहीं सबमिट करते हैं रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, और स्पेशली जो आभार रूप से जिसको कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो डाटा या जो मांगा जाता है वो टॉक्सिसिटी से रिलेटेड मांगा जाता है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये हमारे हमको ह्यूमन को और इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है। तो इसके लिए हमारे पास जितना भी डाटा है, और उसमें एक स्पेशल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है जो लगभग 2-2.5 साल तक की और लंबी स्टडी के बाद जनरेट होती है, जिसको हम सबमिट करते हैं, जिसको बोलते हैं कार्सिनोजेनिसिटी और क्रोनिक स्टडीज। वह स्टडी स्पेशली आप कह लें कि सिर्फ कैंसर के लिए ही जनरेट की जाती है, कि जो भी कीटनाशी हम यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उसमें कहीं भी इवन त्रुटि भर भी यह तो नहीं पाया गया कि इससे कैंसर हो सकता है। तो यह सारा चीज, और ये जो चीज देखते हैं यह हम डॉक्टर देखते हैं, एग्रीकल्चर के लोग इस रिपोर्ट को नहीं पढ़ते। इस रिपोर्ट को पढ़ने वाले जो लोग हैं वो एमबीबीएस या एमडी डॉक्टर्स होते हैं, जो उसको रिपोर्ट को पूरा गो थ्रू करते हैं, स्क्रूटनाइज करते हैं, और उसके बाद यदि वो संतुष्ट होते हैं कि हाँ इस प्रोडक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कैंसर या कोई ऐसी और घातक बीमारी हो सकती है, उसके बाद ही हमको अनुमोदन मिलता है। उसके बाद आते हैं दूसरे पहलू पे। दूसरा पहलू जो होता है, इसके बाद भी सरकार रुकती नहीं है। यह पहला पहलू है जहां ये सारी समस्याओं को पार करने के बाद 2 साल 3 साल के पश्चात हमको एक पंजीकरण प्राप्त होता है। दूसरा, इस पंजीकरण को प्राप्त करने के बाद एक भारत सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वह एमआरओ फिक्स करता है। एमआरओ मतलब मैक्सिमम रेसिड्यूल लिमिट, कि कितनी लिमिट रेसिड्यू की होगी जिसको खाने से या जिसको लेने से, जिसको बोलते हैं हम लोग एडीआई, एक्सेप्टेबल डेली इनटेक। अगर हम किसी भी पेस्टिसाइड का 0.01% पर ग्राम पर मिलीग्राम बॉडी वेट अगर लेते हैं तो हम पे उसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। और यह भी निर्धारित करते समय जितना भी एडीआई होता है उसको 100 से साइंटिफिकली डिवाइड किया जाता है, यानी 100 गुना कम किया जाता है। उसके बाद उसका एमआरओ फिक्स होता है, जिसको हम सारे लोग फॉलो करते हैं। अपने जो हमारा लेबल होता है, जो पत्रक होता है, जो दवाओं के साथ होता है, उसमें हम पूरी जानकारी लिख कर देते हैं को, या जो भी उपयोग करता है, कि इस डोज पे, इस दर पे, इतने पानी के साथ, इतने समय के बाद यूज करना, हर चीज उस पे लिखी है। अगर आप पढ़ेंगे तो एक हर चीज उस लीफलेट पे लिखी हुई है। उत्पाद के बारे में, कि यह उत्पाद किसके लिए काम करता है, यह उत्पाद कितने मात्रा में डालना है, कितने पानी में डालना है, और कितने दिन बाद जिस फसल में डालना है उस फसल को काटना या सब्जी को तोड़ना है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी उपलब्ध हैं। बट अब ये क्या है कि कुछ लोगों की फैलाई हुई भ्रांतियां हैं कि कैंसर है। अभी आप विदेश का डाटा ले लो, पूरे विश्व का डाटा ले लो कैंसर का, तो भारत 171वें नंबर पे आता है अभी भी। और भी बहुत सी चीजें हैं जिनसे कैंसर होता है, लेकिन सबको मिलता सबसे आसान यही है कि पेस्टिसाइड को कह दो। और आज हरित क्रांति की वजह से, इन उर्वरकों की वजह से, पेस्टिसाइड की वजह से, बायो पेस्टिसाइड की वजह से हम 130 करोड़ लोगों का पेट पाल रहे हैं और विदेशों में निर्यात भी कर रहे हैं। ये सिर्फ इसी वजह, क्योंकि हमारी जमीन बढ़ी नहीं है, जनसंख्या बढ़ी है, जमीन वहीं की वहीं है। उन सबका पेट पालने में हम बहुत ही गर्वपूर्ण कहते हैं कि हम भारत की फूड सिक्योरिटी में योगदान दे रहे हैं। हम लोग एग्रोकेमिकल बना रहे हैं। और आज की डेट में मैं सभी श्रोताओं को ये बताना चाहता हूं और ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सारी भी उत्तम और अच्छी कंपनियां जितना कम से कम LD50 वाला प्रोडक्ट हो सकता है या जो टॉक्सिसिटी ट्रायंगल वाला हो सकता है वह भारत में इंट्रोड्यूस कर रही है। ग्रीन या ब्लू केमिस्ट्रीज, लाल और पीला तो छोड़ ही दिया है। तो इसलिए जहरीलेपन का तो आप समझो कि देखो हर जगह है। आप देखो पानी पोल्यूटेड, एयर पोल्यूटेड, हर जगह पोल्यूटेड है। बट फिर भी हम अपने उत्पादों को बनाते समय या जो कंपनियां काम कर रही है बनाते समय इस चीज का विशेष ध्यान रख रही हैं कि किसी भी उत्पाद से किसी भी ह्यूमन बीइंग को, एनिमल को, इन्वायरमेंट को, पूरे इकोसिस्टम को कोई भी नुकसान ना पहुंचे और ये अपना काम करे। बस शर्त इसकी एक है कि इसका उचित मात्रा में उचित उपयोग किया जाए। अनुचित उपयोग एक इसका कारण हो सकता है जिसको हम नहीं कहेंगे कि करें। सबसे पहले जो बोतल के साथ लेबल या लीफलेट हम प्रोवाइड कराते हैं उसको पढ़े और उसके बाद यूज करें।
और जहां तक कैंसर की बात है, अभी तक कोई भी ऐसा रिपोर्ट मैंने नहीं पढ़ा या नहीं देखा जो डॉक्टरों द्वारा साइंटिफिक हो, जिससे ये डायरेक्टली प्रूव होता हो कि इससे कैंसर होता है या हो सकता है। तो अभी तक तो जो जितनी मेरी जानकारी है वो ये है कि ये सब भ्रांतियां हैं जो फैलाई जाती हैं। अगर आप उचित मात्रा में, उचित समय पर, उचित फसल पर और एस पर लेबल लीफलेट आप इसका यूज करते हो, तो मुझे लगता है इसका कोई हानि हो, क्योंकि हम ये तभी तक बात करते हैं जब तक हमारा पेट भर रहा है। जिस दिन पेट भरना बंद हुआ उस दिन ये सारी बातें अपने आप बंद हो जाएंगी। इसके आगे कुछ और अगर आपको जानकारी लेनी हो तो आपका स्वागत है। जी सर, डॉक्टर रंजेश, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भी ये कहा गया है कि इन केमिकल्स के एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता है। अगर ये भ्रांति है तो इनका प्रचार क्यों हो रहा है और इनको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, इनका प्रचार इसलिए हो रहा है कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग भी होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, पड़ोसी की टांग खींचना, वैसे ही हमारे यहाँ भी कि किसी को लगता है कि यार ये इतना फ्लरिश क्यों हो रहे हैं, क्यों इतने देश में इनका ये है, तो कुछ ना कुछ तो देना है ना उनको डाउनवर्ड करने के लिए। क्योंकि क्या है, अगर हर आदमी को हम खाना खिला पा रहे हैं, फसल बचा पा रहे हैं कीड़ों से, रोग से, घास फूस से, तो कुछ ना कुछ हम तो सहयोग कर रहे हैं भाई अपने देश की अर्थव्यवस्था में, अपने किसानों की अर्थव्यवस्था में। तो अब उसको कैसे ओवरकम किया जाए और कौन कौन सी है, अगर आप डिटेल पढ़े तो जितना भी हो हल्ला होता है सारा डिफरेंट तरह के लोगों का होता है, जिसको आप अगर पढ़ेंगे समाचार पत्रों के माध्यम से, सबसे माध्यम से, तो आपके सम्मुख आएगा। लेकिन ये कहना कि कोई भी साइंटिफिक रिपोर्ट अगर ये कहती हो तो आप बताएं उसको कि क्या है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ बहुत पुराने जो इंसेक्टिसाइड थे, डीडीटी, जो सब आज बंद हो चुके हैं, जो थोड़े बहुत मतलब टॉक्सिक थे इसलिए कि रेड लेवल थे तब जरूरत थी। आज की तिथि में कोई भी ऐसा उत्पाद नहीं है जिसको हम बिना कार्सोजेनिसिटी टेस्ट के या बिना और भी टेस्ट के, और आपको बता दूं अभी कम से कम नहीं तो 27-28 तरह की टॉक्सिसिटी की स्टडी है जो हम सबमिट करते हैं अपने प्रोडक्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए। और इन सारे रिपोर्ट को डाटा जनरेट करने में कई वर्ष लग जाते हैं, उसके बाद 2 से 2.5 साल पंजीकरण में लगता है, उसके बाद हम इसको मार्केट में ले आते हैं विक्रय के लिए। जी जी सर, किसानों को कितनी मात्रा में क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी जानकारी वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? और दूसरी बात, मात्रा ही नहीं बल्कि और भी ऐसे कौन से प्रिकॉशंस है जो उनको लेने चाहिए केमिकल्स का यूज करते वक्त? देखिए, जहां तक एग्रोकेमिकल की बात हो, दवाओं की बात हो, हर दवा की बोतल के ऊपर जो कुछ जरूरी चीजें हैं वो लिखी होती हैं। यह कौन सा उत्पाद है, किसके लिए प्रयोग किया जाना है और कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेबल। और उसके बाद एक होता है लीफलेट, जिसको पत्रक बोलते हैं हिंदी में। वो लीफलेट उस बोतल के साथ या तो लगा होता है या उस बोतल के साथ प्रोवाइड किया जाता है। मेरी किसान भाइयों से ये अनुरोध है, ये विनती है कि जब भी कोई उत्पाद उपयोग करे उसके पहले उसके लेबल और लीफलेट को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़े। उसमें सारी चीजें हिंदी, इंग्लिश और भारत की 13 भाषाओं में लिखी होती है, स्टेट वाइज। आपको जो भाषा में आप कंफर्टेबल हो आप उसको पढ़ें, उसको समझें। उसमें सारी चीजें उल्लेखित हैं, कितनी मात्रा है, कितना पानी है, कब डालना है, कैसे डालना है, कौन से यंत्र से डालना है, कितनी दूरी रखती है, ग्लव्स पहनने हैं, मास्क पहनना है, सारी चीजें, हर चीज लिखी है। और ये रूल है, ये इंसेक्टिसाइड एक्ट और रूल है कि हमको ये देना है और हम ये देते हैं। तो उस पर थोड़ा ध्यान दें, उसको जस्ट एक चीज समझ के फेंके ना, उसको पढ़े। 10-5 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन उसमें उनको सारी जानकारी मिलेगी जो हर प्रोडक्ट के साथ हर अच्छी कंपनी देती है, सारे प्रोडक्ट के साथ आपको मिलेगी। जी सर, क्या सभी क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स हार्मलेस हैं या कुछ ऐसे अभी भी मार्केट में अवेलेबल हैं जिनसे किसानों को एकदम दूरी बनानी चाहिए? देखिए, जहां तक अभी जो प्रोडक्ट मार्केट में है, जो प्रोडक्ट ऐसा लगता था कि थोड़े से नुकसानदेह हैं, उसको ऑलरेडी भारत सरकार ने बंद कर दिया है या बैन कर दिया है। वह प्रोडक्ट अब मार्केट में नहीं है। तो अब सिर्फ ऐसे ही प्रोडक्ट मार्केट में हैं जो सेफ हैं और जो यूज करने वाले हैं। और आप देख रहे हैं हर दिन नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नए नए उत्पाद आ रहे हैं मार्केट में। और जितने भी अभी उत्पाद हम बाजार में बेच रहे हैं या यूज हो रहे हैं, वो सारे भारत सरकार द्वारा अनुमोदित और अनुशंसित हैं, हम वही बेच रहे हैं।
जो भी पिछले जो पहले जैसे आज़ादी के बाद से या 71-70 से जो यूज़ हुए थे, वो जितने भी थे या तो हमने खुद ही छोड़ दिया है, एज़ ए रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री हमने खुद ही छोड़ दिया है, या तो भारत सरकार ने उस पे रोक लगा रखी है। तो अभी जितने हैं उसमें आप बेहिचक यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें, इसीलिए एक बोतल पे टॉक्सिसिटी का ट्रायंगल लगा होता है कि किस दर्जे का टॉक्सिसिटी है इसमें। तो हम यही कहेंगे कि जब भी आप लाल टॉक्सिसिटी ट्रायंगल वाले या पीले वाले करें, तो थोड़ा-सा सावधानी के साथ करें, नंगे हाथ से ना मिलाएँ और उसमें हाथ ना डालें, उसको उपयोग करते समय कुछ खाएँ-पिएँ ना। उपयोग करने के बाद अच्छे से हाथ धोएँ साबुन से, उपयोग करते समय एप्रन, मास्क, चश्मा मास्क ये सब पहन के उपयोग करें और फिर हाथ धोएँ, स्नान करें और उसके बाद ही कुछ करें। तो ये सारी सावधानियाँ भी उसमें लिखी होती हैं, बस उसको पढ़ के उसका अनुपालन करने की ज़रूरत है। जी। अब ये तो किसानों की बात रही, लेकिन उपभोक्ता जो है, कंज्यूमर हैं हम और आपके जैसे, उनको फलों और सब्जियों को कैसे खाना चाहिए? छिलके उतार कर या धोकर? उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, कुछ सब्जियों का नेचर ही ऐसा होता है जिसको आप उतार के ही खाते हैं। देखिए, अब आलू खीरा आप छिलके के साथ नहीं खाएँगे, आप संतरा छिलके के साथ नहीं खाएँगे, आप पोमग्रेनेट छिलके के साथ नहीं खाएँगे। तो देखिए, अभी जो भी है, इसीलिए एक मैंने बताया ना, जब एमआरएल फिक्स होता है तो ये चीज़ पहले ही कर दी जाती है कि इसका इतने दिन में आप तोड़ के खा सकते हैं। जैसे किसी का पीएचआई 7 दिन है, 6 दिन है, तो उपयोग के 6 दिन बाद वो खाने लायक हो जाती है। हाथ धोने से पहले, खाने से पहले सबसे बड़ी, और आप नॉर्मली कुछ भी करते हैं, आप भले ऑर्गेनिक भी उगाएँ, तब भी लेके आएँगे तो बाहर की व्याधियाँ, मिट्टी, धूल और बाकी सब के लिए आप फल, सब्जी धोते ही धोते हैं। तो अगर आप अच्छे रनिंग वाटर से धोते हैं तो यह पर्याप्त है मेरे ख्याल से। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बड़ा उतार के खाना है या वो करना है, क्योंकि अभी अभी स्टिल हम 130-40 करोड़ लोग हैं और अभी बढ़ेंगे ही। तो सबको खाना भी मिलना चाहिए। तो इसके लिए इस रसायनों का या कृषि रसायनों का उपयोग हम सिरे से ना नकार सकते हैं, ना हम इसके लिए सहमत हैं। तो इसलिए कोई भी फल, सब्जी जो भी है वो अच्छे से धो के खाएँ और ऐसा नहीं है कि उससे सीधा नुकसान है। आप धो के खाएँ और जो छिलके उतारने वाले वो तो उतारेंगे। जितना धोएँगे उतना अच्छा है जो भी, क्योंकि अगर कुछ होगा तो वो पानी के साथ धुल के बाहर आ जाएगा। जी। सर, जहाँ क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स की बात हो रही है, वहीं आजकल ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूट्स भी चर्चा में है। आपको लगता है कि ऑर्गेनिक क्रॉप प्रोटेक्शन उतने ही प्रभावशाली हैं जितने कि ये क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स हैं? देखिए, ऑर्गेनिक जो है वो प्रभावशाली है, लेकिन उनका और केमिकल का अलग हिस्ट्री है और उसकी अलग हिस्ट्री है। उसपे सबसे बड़ी चीज़ है ना कि वो होने से पहले आप प्रोफाइलेटिक यूज़ कर सकते हैं। अगर एक बार वो चीज़ आ गई तो आप कितना कंट्रोल कर पाएँगे यह सुनिश्चित नहीं है। ऑर्गेनिक सेफ है, सब कुछ है, बट ये है ना कि आपका उत्पादन बहुत कम हो जाता है। उत्पादन इसलिए कम हो जाता है कि अभी आप मक्के की फसल ले लो, आपने पिछले 2 सालों में देखा होगा एक नया अमेरिकन इंसेक्ट इंडिया में आ गया था, जिसको फॉल आर्मी वॉर्म FAW बोलते थे। पूरे भारत पे इतनी तेज़ी से फैला, विशेषतः दक्षिण भारत में। आप देखो कितने मक्के की फसल को नुकसान किया। अभी ब्लैक थ्रिप्स आपका मिर्च में आया था, सारे किसान में हाहाकार मच गया था कि कोई भी उत्पाद ऐसा हो जिससे हमारी मिर्ची बने। आपको पता है गुंटूर जो आंध्र प्रदेश का एरिया है और उसके राजा ये सब जो तेलंगाना का खम्मम एरिया है, यहाँ मिर्ची में इतनी बुरी तरह से ये कीड़े ने अटैक किया कि सब कुछ खत्म होने को आया। तो उस समय भी रसायनों ने ही सहारा दिया और उसको खड़ा किया। ऑर्गेनिक ठीक है, आप अच्छे से ऑर्गेनिक, बट उसका और इस पे तुलना इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि ये इसके एक्शन, मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट होते हैं। आप गोबर डालेंगे या मान लीजिए आप मूत्र डालेंगे या कोई ऐसा डालेंगे जिसमें कोई केमिकल नहीं हो तो समय लेगा। देखिए पहले भी होता था, पहले भी कुकुरबिट की फसलों में लोग राख डाल देते थे। राख इसलिए डालते थे कि उसकी फोटोसिंथेसिस बंद होती थी और फोटोसिंथेसिस से जो मिल्ड्यू उसके ऊपर डेवलप होने होते थे वो रुक जाते थे। लेकिन वो कब डालते थे? उनको पता होता था कि जब मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया, रातें ठंडी है, ओस गिरने लगी, उसके पहले ही डाल देते थे। और अभी क्या है, तो उत्पादन की चिंता नहीं थी, बस जितना हो गया उतने में खा लेंगे, वो वाला था। तो अभी हमको उत्पादन भी ध्यान रखना है और सेफ्टी भी ध्यान में रखना है। तो दोनों का संतुलन लेके चलना पड़ेगा अपने को। जी। तो दोनों के संतुलन के साथ काम करना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं कि ऑर्गेनिक हो, हम भी बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं सारी कंपनियां। हम भी इस देश में, हम भी चाहते हैं देश के लोग सुरक्षित रहें, हम खुद सुरक्षित रहें। तो दोनों का सामंजस्य बना के एक साथ चल रहे हैं, क्योंकि एक साथ
एक को हटाना, दूसरे को लाना, तो धीरे धीरे एक साथ दोनों को लेके चलेंगे। उम्मीद है आगे भारत को भी हम ऑर्गेनिक बना पाएंगे सारे लोगों का पेट भरने के साथ। जी, मेरा आखिरी प्रश्न डॉक्टर रंजेश जी आपसे ये है कि अगर क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स के प्रयोग से कैंसर नहीं हो रहा है, तो आखिर कैंसर हो कैसे रहा है? स्पेशली हम सुनते थे कि शहरों में कैंसर बहुत कॉमन है, लेकिन अब रूरल एरियाज में भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, तो इसका क्या रीज़न है? देखिए, कैंसर का पर्टिकुलर रीजन तो आप देखो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी को उम्मीद ही नहीं होती है। अगर एक आदमी है जो हर कुछ बहुत बढ़िया है, उसका खान पान योग व्यायाम सब कुछ बहुत बढ़िया है, किसी भी तरह की व्याधियों से एकदम दूर है, सब कुछ ठीक है, बट अल्टीमेटली एक दिन होता है कि कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। तो इसका जो रूट कॉज लेवल है वो आज तक क्लियर नहीं है क्या है। हाँ, कुछ चीजें हैं, मे बी कॉजेज कैंसर बट नॉट श्योर। अब टोबैको है, इट मे बी कॉजेज कैंसर बट नॉट श्योर। कोई भी चीज श्योर नहीं है अभी। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं, या कुछ मेरी ही जानकारी में ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन में कभी इन चीजों का उपयोग नहीं किया, ना तंबाकू खाया, लेकिन वो भी कैंसर से ग्रसित है। तो ये क्या है, मिला जुला है। कैंसर है क्या? कोशिकाओं का, खराब कोशिकाओं का अचानक से बढ़ना। तो ये पता है हमें, हमारी बॉडी सेल से बनी है। अब कौन सी सेल कहाँ से म्यूटेजेनेट कर जाए या मेटामॉर्फोसिस कर जाए, वो पता करना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि कोई डॉक्टर ये नहीं कहता है कि आपको इससे हुआ है। हाँ ठीक है, अगर पर्टिकुलर है कोई कि भाई अब एक लिमिट तक आप, जैसे आप लंग्स का है तो एक लिमिट तक आप जाते हैं तो आपको हो सकता है, ब्लड का है, बट क्या है, एग्जैक्ट कारण कोई नहीं बताता कि हाँ इससे है। अगर मान लीजिए आपको डेंगू है तो आपको पता है कि मच्छर ने काटा है, बट आप कैंसर में ऐसा क्लेम नहीं कर सकते कभी भी कि आपको ये कैंसर हुआ है तो इसी से ही हुआ है। मे बी, हमेशा एक वर्ड होता है मे बी, हमेशा यूज होता है इसमें, आप ध्यान दीजिएगा, मेरी जहां तक की समझ है। बाकी और तो मैं नहीं। राजेश जी, मैं इसमें थोड़ा ऐड करता हूँ। प्लीज प्लीज। देखिए, कैंसर कब होता है? कैंसर जब होता है जब सेल टू सेल कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना, मैं हूँ, डॉक्टर रंजेश है, आप है, हम तीनों इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो जो जो ह्यूमन सेल है वो भी एक के साथ दूसरा सेल बात करता रहता है, ठीक है ना जी। जब उसमें कोई भी ब्रेक आ जाता है सेल टू सेल कम्युनिकेशन, जिसको सीटीसी बोलते हैं, तो फिर क्या होता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ होता है या सेल डेथ होता है, दो ही होता है। सेल डेथ हुआ वो भी कैंसर है, एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ जिसको ट्यूमरस कैंसर बोलते हैं, वो भी हो सकते हैं। अब इसका कारण क्या है? कैंसर दो तरीका का होता है। एक तो हेरिडिटी कैंसर, जो हेरिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और एक होता है नॉन हेरिडिटी। तो नॉन हेरिडिटी के लिए केमिकल वगैरह थोड़ा बहुत रेस्पॉन्सिबल होता है, होता नहीं ऐसा नहीं है। जैसा मानिए, जो प्लूरल कैंसर बोलते हैं जो लंग्स में, जहां अगर आप दिल्ली देखेंगे, बॉम्बे देखेंगे, चेन्नई, बैंगलोर, कलकत्ता, जहां पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, सस्पेंडेड मैटर पार्टिकल बहुत जाते हैं, उधर प्लूरल कैंसर होता है। प्लूरल मतलब जो लंग्स का कैंसर होता है, ठीक है ना। जो देखिए ज्यादा ड्रिंक करते हैं, उसका मैं ज्यादा साइंस नहीं बोलूंगा इधर, उसका जो है G6 पीटेस बोल के एक एंजाइम है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब डिस्ट्रॉय हो जाता है उसका लिवर कैंसर हो जाता है, ठीक है ना जी। जैसे आप देखेंगे किडनी फेलियर बोलते हैं हम लोग, किंतु ज्यादातर किडनी फेलियर इससे वन काइंड ऑफ कैंसर होगी। तो क्यों होता है? उसके कारण भी वही है कि आप ड्रिंक करते हो, या ज्यादा केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है ना जी, ज्यादा निकोटीन आप लेते हो। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर मोस्टली हेरिडिटी है, उसको ब्रैका बोलते हैं। ब्रैका बोल के एक जीन होता है, जो अगर फैमिली में है तो लेडी का ब्रेस्ट कैंसर होने का एक ये होता है, चांस होता है। तो कैंसर का डिफरेंट रीजन होता है। अगर कोई कह दे कि सिर्फ केमिकल से कैंसर होता है, ये ठीक नहीं है, तो एकदम भी ठीक नहीं है, ठीक है ना, एकदम ही ठीक नहीं है। जो बच्चा, जो एक साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा, सब्जी खाते भी नहीं है, फ्रूट्स ज्यादा खाते नहीं है, वो दूध पीते हैं, लेकिन उसमें भी तो कैंसर दिखाई देता है कि नहीं? वो कौन सा केमिकल कंज्यूम किया? कुछ भी नहीं किया। तो कैंसर के साथ केमिकल को ऐसे जोड़ लेना एकदम ठीक नहीं होगा, ठीक है ना जी। कैंसर का डिफरेंट कारण हो सकता है जी।
सर, जो आपने अभी मुझे एक्सप्लेन किया, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि कैंसर के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। यही एक्सप्लेनेशन हम ग्रास रूट तक कैसे पहुंचा सकते हैं? हमें पता है कि ACFI बहुत सारे प्रयास कर रहा है इस इन्फॉर्मेशन को ग्रास रूट तक पहुंचाने के लिए। और भी एफर्ट्स हम और भी कुछ कर सकते हैं, आप प्लीज हमारा मार्गदर्शन करिए इस बात पे। जी, ऐसा है कि देखिए, ये हम तो अवेयरनेस कैंपेन करते रहते हैं, समझाते रहते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें भी जाके हम लोग बोलते रहते हैं, किसान भी रहते हैं, सिविल सोसाइटी भी रहता है। तो इंटरेस्टिंग बात है, किसान जो है उसके मन में कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। जो सिविल सोसाइटी है उन्हीं के मन में डर है। और एक आजकल एक फैंटेसी भी हो गया है, ये फैंटेसी है जो ऑर्गेनिक खरीदूंगा, ठीक है ना जी, फैंटेसी है। मेरे घर पे भी मेरी बीवी जब मार्केट जाती है, वो जाके दुकानदार को पूछे ऑर्गेनिक है क्या, तो मैं बीवी को भी समझाया या सबको भी समझाता हूँ, देखो ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन का इंडिया में कोई स्टैंडर्ड ही नहीं बना अभी तक। तो बोलने के लिए हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, ठीक है ना। अगर मैं किसी को ऑर्गेनिक बोल दिया तो ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक बोल दिया इनऑर्गेनिक हो गया, ठीक है, मेंटल सेटिस्फेक्शन है। और एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये परसेप्शन बेस्ड है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ही परसेप्शन बेस्ड है। एनीवे, अभी जिंदगी भर नाम नहीं लूंगा मैं, जिंदगी भर ऑर्गेनिक खाया, बहुत ही अमीर है उन लोग, जान पहचान है हमारा, ऑर्गेनिक खाया, उसका खुद अपना खेती है, ठीक है ना, राजस्थान में खेती है, लेकिन उनके फैमिली भी तो 2 कैंसर केसेस मैंने देखा है, ऐसे नहीं है कि नहीं होता है। अभी दोनों को ना जोड़ा जाए केमिकल के साथ, ठीक है ना, और हम हमारा काम कर रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन तो हम कर ही रहे हैं, है कि नहीं? जी, डॉक्टर रंजेश, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे फार्मर्स को क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स के बारे में? एक मैसेज बस किसानों के लिए है कि जी, संतुलन, और जिसको बोलते हैं जुडिशियस यूज करें एग्रोकेमिकल्स का। बस एक लाइन में है, जो भी है रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग यूज करें और जुडिशियस यूज करें। बाकी को एक संदेश है, ये बहुत बड़ा संदेश है कि जो भी आप एग्रोकेमिकल यूज करें, लेबल लिफलेट को पढ़ें, जुडिशियस यूज करें, और जितना लिखा है जैसे लिखा है वैसे यूज करें, सब कुछ सुरक्षित होगा, जी। फसल भी आप भी। डॉक्टर कल्याण, आपका क्या मैसेज होगा? तो मैंने डॉक्टर रंजेश जैसे कहा है कि लाइक उसको जुडिशियस यूज करें, जी, ओवर यूज ना करें, जहाँ इस्तेमाल जहाँ चाहिए ही नहीं उधर इस्तेमाल ना करें, ठीक है ना जी। और थोड़ा धीरज रखे। इन लोग तो एक स्प्रे करने के बाद 2 दिन बाद जाके देखते हैं कीड़े मर गया कि नहीं मर गया, दूसरा स्प्रे डाल देता है, ठीक है ना। या जब फसल उगता है, पक गया है, उससे पहले इसका इस्तेमाल ना करें, ठीक है ना, फिर जो एमआरएल है वो बढ़ जाएगा, उसमें रेसिड्यू रहेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा फार्मर का, हमारा जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है उनका भी काम है, गवर्नमेंट का भी काम है कि समझाए, है ना जी। बट ओवरऑल मैंने देखा किसान लोग इतना नहीं डरते नहीं है। जो कैंसर का केसेस है वो गांव में अभी भी कमी है, ठीक है ना, कैंसर का केसेस तो शहर में है, गांव में अभी भी कम है, बहुत ही कम है। जी। आप दोनों का धन्यवाद सर। आई होप इस लाइव सेशन के द्वारा जो लोगों के मन में क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स को लेकर एक धारणा बनी हुई है, कहीं ना कहीं खंडित हुई होगी। मैं आशा करती हूँ कि ऐसे ही आगे आप कृषि जागरण से जुड़े रहेंगे और आप ऐसे ही सब्जेक्ट्स पर हमारे व्यूअर्स का मार्गदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।